बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। हमारी पिछली वीडियो हाफ ग्रुप टास्क के बारे में थी, जिसमें आपको हाफ ग्रुप टास्क के रूल्स, इसके टिप्स, सही तरीके से करने के और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनको कैसे अवॉइड करना है, इनके बारे में तफसीली बातचीत की थी। हमारी आज की वीडियो आईएसएसबी के जीटीओ टास्क के सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कमांड टास्क के बारे में है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद इस टास्क के इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं इसकी, फिर टास्क का पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा और ऑन टास्क जो कमांड टास्क की जो ब्रीफ होती है टास्क के ऊपर वो भी डिटेल्स बताऊंगा। उसके बाद फिर बताऊंगा कि जीटीओ कमांड टास्क में एसएस क्या करता है और फिर इसके डूज़ और डोंट्स पर बात होगी और आखिर में प्रो टिप्स होंगी और कंक्लूजन इस टॉपिक की होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। कमांड टास्क सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है जीटीओ टेस्ट सीरीज़ का, और ये टास्क सेकेंड डे जो जीटीओ डे होता है उस पर कंडक्ट होता है और इसके बारे में जीटीओ आपको डिटेल से इंस्ट्रक्शन देगा और हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करेगा। जीटीओ इसमें हर कैंडिडेट को अपॉइंट करता है एज ए कमांडर बारी बारी, और फिर हर कमांडर ने इस टास्क को कंप्लीट करना होता है अपने साथियों के साथ। ग्रुप मेंबर्स उसको मिलेंगे। ये टेस्ट बेसिकली डिज़ाइन किया गया है कि जो कैंडिडेट होता है यानी कमांडर, वो कितना इफ़ेक्टिवली कमांड को एज्यूम करता है, कमांडर का चार्ज लेता है एज ए कमांडर, और जो गिवन टीम होती है उसको कैसे लीड करता है इस इफ़ेक्टिव तरीके से, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है यानी टास्क जो होता है उसको मुकम्मल करे, कंप्लीट करे। तो टास्क इंस्ट्रक्शंस पे बात करते हैं। जीटीओ जो होता है वो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं 1 बाय 1 उनको कमांडर बनाता है, और एक टाइम में इस टास्क में टोटल 6 कैंडिडेट काम करते हैं। एक कमांडर होता है और 5 उसके कंपेनियंस होते हैं यानी साथी होते हैं। बाकी ग्रुप जो होता है वो टास्क को खामोशी के साथ ऑब्ज़र्व करता है, और वो जो जीटीओ की बताई हुई जगह होती है और डेजिग्नेटेड प्लेस, वहाँ पे खड़े होके इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। टास्क प्रोसीजर, जीटीओ जो है वो कमांडर को रेंडमली सेलेक्ट करता है और फिर वो उसको अपने साथ लेके जाता है, और फिर हर कमांडर को वो उसका रिस्पेक्टिव टास्क जो कि जीटीओ ही डिसाइड करता है वो उसको दिखाएगा। इस वॉक के दौरान, ये एक वॉक होती है, तो कमांडर जो होगा वो हमेशा जीटीओ के लेफ़्ट साइड पे रहेगा, और इस दौरान कमांडर से जीटीओ चंद रस्मी सवालात भी पूछ सकता है जो उसने फॉर्म्स फिल किए होते हैं, अमूमन उससे होता है उसका बैकग्राउंड कैसे हैं, और अगर जीटीओ को कोई डाउट होता है किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कैंडिडेट ने सही तरीके से नहीं दी होती है, तो उसके बारे में एक दो मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट मैक्सिमम, तो सवालात भी आपसे पूछ सकता है। तो जब कमांडर को लेके जाएगा जीटीओ अपने साथ टास्क की तरफ, तो इस दौरान जो बाकी ग्रुप होगा वो खामोशी के साथ अपनी जगह पर खड़ा रहेगा, और उनका जो रुख होगा वो कमांडर और जीटीओ के अपोजिट तरफ, मतलब वो दूसरी तरफ देखेंगे, और जो जगह जीटीओ ने बताई होगी उसी जगह पे ही खड़े रहेंगे। इस ग्रुप में से जो बाकी मानदा ग्रुप होता है उनमें से सिर्फ एक कैंडिडेट वो जो कमांडर होगा जो जीटीओ के साथ चल रहा होगा, तो उसकी तरफ टर्न करके देखेगा अपनी जगह पे खड़े होके, और ये जो कैंडिडेट होगा जो कमांडर पर नज़र रखेगा, ये कमांडर का जो चेस्ट नंबर होगा उससे अगला चेस्ट नंबर होगा। यानी कि अगर कमांडर का चेस्ट नंबर 3 है तो चेस्ट नंबर 4 जो है वो कमांडर पर नज़र रखेगा। जीटीओ उसके बाद जब कमांडर को लेके जाएगा और टास्क तक पहुंच जाएंगे और उसको लेके जाएगा, तो जीटीओ जो है वो कमांडर को टास्क के बारे में पूरी ब्रीफिंग दे देगा कि इसमें क्या इनबाउंड है, आउट ऑफ बाउंड है, वो सारी चीज़ें उसको बताएगा।
और फिर कमांडर को जीटीओ 1 मिनट तकरीबन देता है ताकि वो अपना प्लान बना ले। और 1 मिनट के बाद कमांडर जो है वो पूरे ग्रुप को बुलाएगा। और बुलाने का जो तरीक़ेकार है वो लाउडर वॉइस में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्रुप ए है तो ऊंची आवाज़ में ये कहे कि ग्रुप ए कम हेयर। ठीक है, जब ये आवाज़ उस कैंडिडेट, क्योंकि कैंडिडेट जो ऑलरेडी ग्रुप से उसकी तरफ देख रहा है अपने ग्रुप में से, जिसने कमांडर पे नज़र रखी हुई है, उसको जब ये आवाज़ सुनाई देगी तो वो सबसे पहले जो पहला चेस्ट नंबर होता है, ख्वाह वो चेस्ट नंबर 1 है, या अगर 1 का कमांड टास्क है तो चेस्ट नंबर 2 होगा, या अगर दूसरा सेकंड ग्रुप है तो 11 भी हो सकता है, चेस्ट नंबर 1 की जगह 11 होगा। तो उसको बताया गया कि कमांडर बुला रहा है। तो जो चेस्ट नंबर, जो पहला चेस्ट नंबर होगा वो पूरे ग्रुप को लीड करेगा, और जहाँ पे कमांडर है भागकर अपने बाकी मानदा ग्रुप को कमांडर की तरफ लेके जाएगा, वहाँ पर पहुँच जाएगा। और जब पूरा ग्रुप कमांडर के पास पहुंच जाता है तो यहाँ से टास्क का टाइम शुरू हो जाता है, जो कि टोटल 8 मिनट होता है। यहाँ पे ये बात जहन में रखें कि कैंडिडेट इस हकीकत को भूल जाते हैं कि वो समझते हैं कि जब टास्क शुरू करता है कमांडर तब 8 मिनट स्टार्ट होते हैं। हकीकत में ये होता है, जो जीटीओ ब्रीफ में भी बताता है, कि जब कमांडर के पास पूरा के पूरा ग्रुप पहुंच जाता है भागकर, तो तब से ये 8 मिनट शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कमांडर जो है अपने कंपेनियंस, जो साथी होंगे उसके ग्रुप के, वो सेलेक्ट करेगा, जो कि 5 साथी होंगे। और इसकी तरतीब ये होगी कि कमांडर विल चूज़ 5 प्रीवियस कंसेक्यूटिव चेस्ट नंबर्स फ्रॉम हिज ओन चेस्ट नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने साथी सेलेक्ट करेगा, रेंडमली नहीं कर सकता। जो डिसेंडिंग ऑर्डर में कंसेक्यूटिव 5 चेस्ट नंबर बनते हैं उसके चेस्ट नंबर से के बाद उसके चेस्ट नंबर से, तो फिर वही चेस्ट नंबर उसके साथी होंगे। ये कंपलसरी है, आप रेंडमली नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कमांडर का चेस्ट नंबर 6 है तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1 ये 5 साथी उसके होंगे और ये उसके कंपेनियंस होंगे। और जो एक्स्ट्रा बाकी मानदा कैंडिडेट हैं जो कि 7 8 9 एंड 10 होंगे, वो खामोशी के साथ टास्क के अलॉन्ग साइड, जो अमूमन जीटीओ का अपोजिट साइड होगी जहाँ पे जीटीओ बैठा होगा, और लेफ़्ट राइट सीक्वेंस में वहाँ पर खामोशी के साथ खड़े हो जाएंगे। ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो होंगे ये टास्क को ऑब्ज़र्व करेंगे और आपस में बातचीत नहीं कर सकते, ना कमांडर को कोई सजेशन दे सकते हैं। जीटीओ हो सकता है कि इनसे कोई टास्क के बारे में सवाल पूछ ले, तो अटेंटिव इन्होंने भी रहना है। उसके बाद जब कमांडर ने सिलेक्शन कर ली, अपने कंपेनियंस सेलेक्ट कर लिए इस तरतीब से, तो फिर कमांडर जो है अपने साथियों को, जो उसके टीम मेंबर्स होंगे, कंपेनियन होंगे, उसको टास्क के बारे में बताएगा, ब्रीफ करेगा कि टास्क क्या है, लिमिटेशन क्या है, स्टार्ट लाइन कहाँ से है, फिनिश कहाँ पे हो रही है, क्या इनबाउंड है, क्या आउट ऑफ बाउंड है। और उसके बाद अपना प्लान जो है अपने टीम के साथ शेयर करेगा कि मेरा ये प्लान है और मैंने इसको इस तरह एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे ये बात जहन में रखें कि अक्सर कैंडिडेट जो हैं वो ना तो उस 1 मिनट को अवेल करते हैं प्लान के लिए, उन पर आपके पास 1 मिनट होता है लेकिन वो प्लान नहीं बनाते, डायरेक्टली अपने ग्रुप को कॉल कर लेते हैं, और ना ही वो शेयर करते हैं अपना प्लान ग्रुप के साथ। सबसे पहले आपने ब्रीफ करना है कि टास्क है क्या, और उसके बाद फिर आपने अपना प्लान बनाना है कि मैं इस टास्क को इस तरीके से कंप्लीट करूँगा और ये एग्जीक्यूशन प्लान है। उसके बाद अगर कमांडर चाहे तो जब अपना प्लान वो दे दे तो फिर वो सजेशन भी मांग सकता है। यहाँ पे भी कुछ कैंडिडेट गलती कर जाते हैं कि उसका अपना प्लान नहीं होता, फ़ौरन ही अपने ग्रुप से पूछ लेते हैं कि किसी के पास कोई सजेशन है तो दे दे। तो ये गलत अप्रोच है। आप पहले अपना प्लान दें अपने ग्रुप मेंबर्स को, उसके बाद फिर आप पूछ सकते हैं कि इससे बेहतर आइडिया है किसी के पास। लेकिन अमूमन इस चीज़ को अवॉइड करें, जब आपके पास बिल्कुल भी आइडिया ना हो तो तभी आप पूछें, वो अदरवाइज़ ये आपके ख़िलाफ़ मतलब का नेगेटिव पॉइंट बन सकता है।
और ये याद रखें कमांडर जो है ना इस टास्क का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी प्लानिंग का, एग्जीक्यूशन का और कंप्लीशन और कंट्रोलिंग के लिए कमांडर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई और नहीं होता। और कमांडर ने ही ये इंश्योर करना है कि ये जो टास्क जो है वो मिनिमम फाउल्स के साथ और गिवन रिस्ट्रिक्शन जितने भी हैं जीटीओ ने बताए हैं उसके साथ ही ये मुकम्मल हो। फाउल को दुरुस्त करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कमांडर की है। अगर कोई ग्रुप मेंबर्स उसका जो कंपेनियन है वो कोई फाउल करता है तो उसको हाईलाइट करना और फिर उसको दुरुस्त करना ये कमांडर की जिम्मेदारी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने अपने जहन में रखने हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि डू नॉट अटेम्प्ट टच एनी नियर बाई टास्क। जब ग्रुप वेट कर रहा होगा कमांडर की कॉल की और आपके आसपास टास्क होंगे तो आपने किसी को टच नहीं करना, ना ही अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा जब आप ग्रुप जो है वो कमांडर की तरफ दौड़ेगा तो आपने किसी भी टास्क को दरमियान से क्रॉस नहीं करना। और जब टास्क कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने जो मटेरियल होता है तो उसको प्रॉपरली वापस उसी जगह स्टार्ट लाइन पर रखना है जिस तरीके से आपको मिला था, उसी तरतीब के साथ और उसी अंदाज़ में आपने रखना है। ये भी चेक होता है। और अगर आपके मटेरियल में टास्क मटेरियल में रोप है और टास्क के दौरान आपने उसको कोई नॉट वगैरह लगाई हुई है तो जब टास्क कंप्लीट होता है तो आपने वापस उसको नॉट अनटाई करना है और दूसरे तरीके से रखना है। जो अब कमांड टास्क ऑन टास्क ब्रीफिंग, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 3D इलस्ट्रेशन की मदद से। फॉर एग्जांपल दिस वाइट लाइन या तो वाइट लाइन होगी या ग्रीन लाइन होगी, वो आपका स्टार्ट लाइन इस तरह बनेगा। ये स्टार्ट लाइन है, इसके साथ आपको इस तरह कोई सामान मिलेगा जिस तरह 2 प्लैंक्स हैं ड्रम में और आपको रोप नज़र आ रही है। दूसरी लाइन पे जो इसी तरह ग्रीन या वाइट लाइन होगी वो आपका फिनिश लाइन होगा। तो स्टार्ट और फिनिश लाइन के दरमियान जो ग्राउंड होती है वो हमेशा आउट ऑफ बाउंड होती है। और बाकी जो सरफेसेस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो रेज सरफेसेस होती हैं वो अगर ग्रीन है तो वो इनबाउंड होती है, रेड है तो आउट ऑफ बाउंड होती है। रेड एंड वाइट सामान के लिए इनबाउंड होती है। डिच जिस तरह ये नज़र आ रहा है आपको, तो डिच का जो अंदर वाला हिस्सा है जो वाइट होता है या जिस भी कलर का हो वो हमेशा ड्रम के लिए इनबाउंड होता है। जो आउटर एरिया होता है वो रेड होता है, वो हमेशा आउट ऑफ बाउंड होता है सबके लिए। बाकी अगर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर है ब्लैक है जिस तरह आपको टायर नज़र आ रहा है तो ये टायर जो है सबके लिए इनबाउंड होता है अमूमन, अगर उस पर रेड कलर ना हो। बाकी स्ट्रक्चर के ऊपर जहाँ जहाँ पे रेड है वो सब के लिए आउट ऑफ बाउंड होता है। जो दूसरे कलर्स हैं जिस तरह ब्लू है या येलो होता है ये अमूमन इनबाउंड होते हैं। तो जीटीओ इस टास्क के ज़रिए क्या असेस करता है किसी भी कैंडिडेट में या कमांडर में? तो सबसे पहले तो उसकी लीडरशिप स्किल्स होती हैं कि कितना इफ़ेक्टिवली जो कमांडर है वो कैंडिडेट्स या अपने टीम को कमांड करता है और उनको मोटिवेट करता है और उनको डायरेक्ट या गाइड करता है। तो ये लीडरशिप स्किल्स कमांडर की चेक होती हैं। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये भी चेक होता है कि कैंडिडेट जो है ना वो प्लानिंग सही कर रहा है, सिस्टमेटिकली कर रहा है, लॉजिकल सीक्वेंस में वो एक्शन ले रहा है और जो चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन भी उसकी चेक होती हैं। इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होती हैं कि कितना इफ़ेक्टिवली वो अपने रिसोर्सेज को और टाइम को यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज में आपके पास मैन और मटेरियल दोनों आते हैं। और एबिलिटी भी के जो प्रेशर, क्योंकि प्रेशर का मौका होता है, अंडर प्रेशर होते हैं, तो उसमें कितने साउंड सही और अच्छे डिसीजन वो ले सकता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आते हैं, तो ये चेक होते हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन स्किल्स चेक होती हैं कि कितने क्लैरिटी कॉन्फिडेंस के साथ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कमांडर। और कम्युनिकेशन में सिर्फ आपने इंस्ट्रक्शन मतलब बोलना नहीं होता, एबिलिटी टू लिसन और अगर कोई आपको प्रॉपर सही फीडबैक दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो उसका आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी जीटीओ असेस कर रहा होता है। इसके साथ ही कमांडर की जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं कि वो कैंडिडेट के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, अपने कंपेनियंस के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, और वो अपना जो ट्रस्ट है उनमें किस तरह पैदा कर रहा है या टीम वर्क कैसे बना रहा है अपने ग्रुप में या सबॉर्डिनेट के साथ।
तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स भी चेक होती हैं, जो कमांडर के लिए ज़रूरी है, एक ऑफिसर के लिए ज़रूरी है। इसी तरह एडेप्टेबिलिटी और इनिशिएटिव। एडेप्टेबिलिटी ये होती है कि आपके सामने कोई चैलेंजेस आती हैं या चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपका प्लान फेल हो जाता है, तो आप कितना इफ़ेक्टिवली, कितना क्विकली उस चेंज के साथ अपने आप को बदल सकते हैं, अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। तो ये एडेप्टेबिलिटी किसी भी सिचुएशन में आपके लिए ज़रूरी होती है, कमांडर के लिए ज़रूरी होती है। इसी तरह जो इनिशिएटिव होता है कि वो दूसरों के इनपुट के बजाय फ़ौरनी टेक चार्ज ले सिचुएशन का और लीड करें, कमांड करें, तो ये इनिशिएटिव में आता है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, ज़ाहिर है कमांडर में अगर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है, अश्योरेंस नहीं है, तो वो लीड नहीं कर सकता। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आप में होगा तो आप सही तरीके से लीड करेंगे, क्योंकि आपको अपने एक्शंस का आपको श्योरिटी होगी, तो फिर आप लीड कर सकते हैं। तो ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी लाजमन चेक किया जाता है। तो डूज़ एंड डोंट्स ऑफ कमांड टास्क, आपने क्या करना है, उनकी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं डूज़ की। तो सबसे पहली चीज़ है कि बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू न्यू आइडियाज़ इफ़ द प्लान डजंट वर्क। अगर आपका प्लान जो है वो काम नहीं करता, तो आपने रिजिड नहीं होना कि नहीं मैंने इसी अपने प्लान पे ही काम करना है, दूसरे की बात आपने नहीं सुननी। अगर आपको कुछ अच्छा आइडिया मिलता है तो आपने फ्लेक्सिबल होना है और अपने प्लान को बदलना है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। आपने अपने टाइम को और जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उनको इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली उनको यूज़ करना है, मैनेज करना है। अगर आपका टीम मेंबर आपको कोई अच्छी सजेशन देता है या अगर वो थोड़ा सा स्लो है, तो आपने उनको प्रेस करना है, बकअप करना है, उसको इनकरेज करना है ताकि वो एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे। तो ये भी कमांडर का काम होता है कि अपने टीम मेंबर्स को वो एक्टिव रखें। आपको चाहिए एज ए कमांडर कि आप अपने जो कंपेनियंस हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको क्लियर रोल दें। आप उनके फ़िज़िक के एतबार से, उनकी स्किल्स के हिसाब से उनको काम दे सकते हैं। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है फ़िज़िकली, तो आप उसको कैसे, आपने वज़न उठाना है, ड्रम उसको पकड़ना है, या हैवी अगर कोई प्लैंक है तो उस काम के लिए आप उसको रख सकते हैं। जो एक्टिव है, थोड़ा सा लाइट वेट है और एजाइल है, तो आप उसको जहाँ पे जंप मारना है, पहुँचना है कहीं पे, तो आप वो वाला टास्क दे सकते हैं। तो ये एबिलिटी आपकी ना सिर्फ चेक होती है, बल्कि अगर आप इस तरीके से काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका टास्क भी आराम से मुकम्मल हो जाएगा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टास्क कॉन्फिडेंटली। ठीक है, आप कुछ कैंडिडेट्स ये गलती कर लेते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता कि इस टास्क में कमांडर कौन है। जो दूसरे होते हैं एक्चुअली वो उस टास्क को कर रहे होते हैं, कमांडर खुद कुछ नहीं कर रहा होता। तो आपने कमांडर दिखना है, करना तो है ही, आपको आप नज़र भी आने चाहिए कि आप कमांडर हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो जीटीओ जो ब्रीफ दे रहा होगा टास्क के बारे में, तो आपने उसको सही तरीके से सुनना है। और अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप जीटीओ से टास्क शुरू होने से पहले, जब वो आपको ब्रीफिंग दे रहा होगा, तो आप सारे जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करा लें। और हमेशा आपने रूल्स को फॉलो करना है, जो कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन जीटीओ ने आपको बताई है उसको आपने फॉलो करना है। ये एक अच्छे कमांडर की निशानी है। तो अब बात करते हैं डोंट्स की, जो आपने नहीं करना। तो डू नॉट हेजिटेट और शो कन्फ्यूजन इन मेकिंग डिसीजन। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो आपने हेजिटेशन नहीं करना। वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि बैड डिसीजन इज़ बेटर देन नो डिसीजन। कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपको कुछ भी समझ नहीं आता, तो बस मतलब आपको जितना जहाँ तक समझ आ रहा है तो आप वहाँ तक करें। उसके बाद फिर बेशक अपने साथियों से आप मशवरा ले सकते हैं, लेकिन आपने हेजिटेट नहीं करना, कंफ्यूज अपने आप को शो नहीं करना कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो जीटीओ फ़ौरन समझ जाएगा कि इसमें ये एबिलिटी नहीं है, तो आपके लिए ख़तरे की घंटी है। अवॉइड बीइंग ओवरली एग्रेसिव इन अथॉरिटेरियन। ये कुछ कैंडिडेट्स करते हैं कि वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही कमांडर समझना शुरू कर देते हैं, तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं या दूसरों पर हुक्म चलाना फ़ौरन शुरू कर लेते हैं। तो ये चीज़ नेगेटिव चीज़ है, आपने इससे बचना है।
कमांडर बनना है, लेकिन कमांडर आपने इस तरह बनना है कि वो आपको अपने अपने जैसे ही अपना साथी ही समझ लें, कोई एलियन की तरह वो ट्रीट ना करें कि पता नहीं कहाँ से आ गया। तो आपने इस तरीके से कमांड करनी है। और जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर कोई आपको सजेशन दी है तो उसको ऐसे ही डिसमिस नहीं करना। कुछ कैंडिडेट जो ना ये गलती कर जाते हैं, उनको गलत ब्रीफिंग दी जाती है कि आपने सजेशन नहीं लेनी। तो अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है और मतलब कुछ लोग तो कैंडिडेट जो ना जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो कहते हैं कि नोबडी विल गिव मी सजेशन, एनी सजेशन अनटिल आई विल नॉट अलाउ हिम। ये गलत अप्रोच है। आप किसी को सजेशन से ना रोकें। अगर कोई आपको सजेशन देता है और उसकी दुरुस्त सजेशन है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई समझते हैं कि उसकी जो सजेशन है वो ठीक नहीं है, तो आप उसको पोलाइटली कह सकते हैं, ओके चेस्ट नंबर सो एंड सो, योर सजेशन इज़, या वो सही है या दुरुस्त है, आपने उसको नहीं लेना चाहता, आपका अपना जो प्लान है वो सही है, तो उसको पोलाइटली कह सकते हैं, ओके thanks for the suggestion, but I think my suggestion is good, my plan is good, and we will go with the original plan. If there will be any difficulty, any issue, then we will see you, I will see your suggestion, we will resort to your suggestion. तो आप इस तरीके से उसको एक तो उसको बुरा नहीं लगेगा और उसके सजेशन को आप इस तरह टर्न डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। अवॉइड इग्नोरिंग द रूल्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द टास्क। जो रूल्स आपको दिए गए हैं, जो बाउंड्रीज, जो इमेजनरी लाइंस होती हैं, उसको अक्सर कैंडिडेट या कमांडर भूल जाते हैं, तो फॉल करना शुरू हो जाते हैं। आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। डू नॉट पैनिक इफ़ द प्लान फेल्स, इंस्टेड अडेप्ट। अगर आपका प्लान फेल हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, तो आपने पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना, फ़ौरन उसमें चेंजेस लाएँ, तब्दीली लाएँ। और समझ में नहीं आ रहा तो अपने जो आपके कंपेनियंस हैं उनसे मशवरा लें। और अवॉइड ब्लेमिंग सबऑर्डिनेट्स फॉर फेलियर और मिस्टेक्स। हो सकता है आपका जो प्लान है वो आपके नज़र में तो वर्केबल हो, लेकिन जब आपके साथी होंगे कुछ कमज़ोर होंगे, कुछ को सही तरीके से समझ नहीं आती, तो अगर उनकी वजह से वो एक्शन नहीं हो रहा तो आपने उन पर गुस्सा नहीं करना, उनको ब्लेम नहीं करना कि ये आपकी वजह से टास्क नहीं हुआ। डोंट लेट स्मॉल मिस्टेक्स अफेक्ट योर कॉन्फिडेंस। तो कभी कभार ये होता है कुछ फाउल हो जाते हैं, इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ कर जाते हैं। गलतियाँ होती रहती हैं टास्क में, तो उसको दुरुस्त करें और वो उधर से ही आप आगे बढ़ जाएं। आपने उसी गलती को लेके बैठना नहीं है, अदरवाइज़ आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। तो कुछ प्रो टिप्स हैं इसके लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो ना प्रैक्टिस करें थिंकिंग लॉजिकली। तो इसके लिए आप, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना वो शार्पन रहें, तो आप उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पज़ल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी जो प्लानिंग एबिलिटी है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो बढ़ जाएंगी और वो पॉलिश होंगी। वर्क ऑन योर फिज़िकल फिटनेस। जितने भी जीडी का आउटडोर टास्क होते हैं उसमें आप का जो है फ़िज़िकल फिटनेस ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर टास्क में इन्वॉल्व होता है मटेरियल को कैरी करना या फिर आपने मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल को क्रॉस करना होता है, तो उसके लिए आपकी फ़िज़िकल फिटनेस ज़रूरी है। आप फिज़िकली फ़िट होंगे तो आपका माइंड भी सही दुरुस्त तरीके से काम करेगा और प्रेशर को भी, वो फ़िज़िकल हो या मेंटल प्रेशर, वो उसको भी सस्टेन करेगा। आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, इन्हांस करना है, ताकि आप जो बात करना चाहते हैं अपने कंपेनियंस के साथ, वो उनको सही तरीके से समझ में आ जाए। और जो दूसरी साथ चीज़ होती है, वो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने बंदों को, जो कंपेनियंस हैं, मैन हैं, और मटेरियल को सही और दुरुस्त तरीके से यूज़ कर सकें। जहाँ पे लंबा प्लैंक लगना होता है वहाँ पे आपको पता हो कि ये लंबा लगेगा, जहाँ पे छोटा प्लैंक की ज़रूरत हो वहाँ पे वो लगाएं, जहाँ पे ड्रम रखने की ज़रूरत हो, अगर ज़रूरत ना हो तो वैसे ना लगें। तो ये मैन और मटेरियल को दुरुस्त आपको यूज़ करना आना चाहिए। ऑब्ज़र्व एंड लर्न फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स परफॉर्मेंसेस ड्यूरिंग देयर टास्क।
तो अगर आपका पहला टास्क है तो फिर तो ये चीज़ आप नहीं देख सकते, या इवन जो प्रीवियस टास्क हैं कमांड टास्क से पहले उसमें भी आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पहले 2-3 कमांड टास्क हो गए हों तो उसको आप ऑब्ज़र्व करें और उसमें सीखें कि कैंडिडेट्स क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उनकी मिस्टेक से सीखें। तो इस तरह आपकी जो अपनी परफॉर्मेंस होगी वो बेहतर रहेगी और आपका टास्क उससे बेहतर होगा, क्योंकि वो वाली मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे जो दूसरों ने की है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए एंड यू शुड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। आपने हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है, इवन अगर आपको टास्क मुश्किल लगे या आपको टास्क में प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने कभी गिव अप नहीं करना और हमेशा शो करना है, रिजिलियंस शो करनी है। रिजिलियंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कमांडर के लिए, किसी भी कमांडर के लिए, मिलिट्री लीडर के लिए। रिजिलियंस का मतलब यह है कि आपको सेटबैक मिलते हैं, शिकस्त आपको मिलती है, लेकिन शिकस्त से आपके हौसला जो है वो नहीं मरता, ना आप हारते हैं। तो गिरने के बाद आप दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं। तभी तो कहा गया है कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, क्योंकि वो जब गिरते हैं तो दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं। तो ये जो दोबारा उठकर खड़े होने की सलाहियत है जो है, ये हमेशा लीडर की होनी चाहिए और होती है, तभी वो लीडर कहलाता है। अगर आप में ये एबिलिटी नहीं है तो आप लीडर नहीं बन सकते और आपको जीटीओ भी रिकमेंड नहीं करेंगे। तो रिजिलियंस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी के साथ अलॉन्ग विद अदर ट्रेड्स। तो आप में रिजिलियंस होनी चाहिए, आपने हिम्मत नहीं हारनी किसी भी सूरत में। तो कंक्लूजन ये है कि कमांड टास्क इज़ नॉट जस्ट अबाउट द कंप्लीटिंग द असाइन टास्क बट अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अंडर प्रेशर। तो आपने सिर्फ टास्क कंप्लीट नहीं करना, आपने ये सारे ट्रेड्स जीटीओ को दिखाने होते हैं, बताने होते हैं कि आप में ये चीज़ें एबिलिटीज़ हैं। और आपको काम रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है, गलतियाँ होती रहती हैं, तो आपने काम रहना है, गुस्सा, एग्रेशन और ये चीज़ें नहीं दिखानी, कॉन्फिडेंट रहना है, रिजिलियंस दिखानी है और रिसोर्सफुलनेस आपकी होनी चाहिए। रिसोर्सफुलनेस से मुराद ये है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको आप इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने बंदों को उनकी स्ट्रेंथ और स्किल के हिसाब से यूज़ करें। जो आपके पास मटेरियल है वो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो चीज़ें हैं उसकी के लिहाज से ही आप उसको सही तरीके से यूज़ करें। तो ये चीज़ें जो है ना, इनका जो जीटीओ के ऊपर आपका लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन बनता है, पॉजिटिव इम्प्रेशन बनता है। और एक बात याद रखें कि जीटीओ जो है वो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ देखता है, और कौन सी वाली कि वो देखता है कि वो प्रेशर में क्लियरली सोच सकता है, प्लान बना सकता है और अपनी टीम को इफ़ेक्टिवली लीड कर सकता है, मैनेज कर सकता है या नहीं। तो अगर आप में ये सारी एबिलिटीज़ हैं और मुख्तलिफ़ टास्कों में या पर्टिकुलर कमांड टास्क में आपने ये चीज़ें जीटीओ को दिखाई, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर दी, तो रेस्ट अश्योर कि आप जीटीओ की तरफ से रिकमेंडेड हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि इस तफसीली वीडियो से आपको जीटीओ टास्क के सबसे अहम टास्क यानी कमांड टास्क के बारे में तमाम मालूमात मिल गई होंगी, और अब आप इस अहम टास्क को आसान और दुरुस्त तरीके से मुकम्मल करने के काबिल होंगे। अगर किसी को अब भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बारे में होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप अपनी आईएसएसबी की तैयारी मुफ्त और दुरुस्त तरीके से कर सकें। तो तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।